स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, टीडीपी को यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को 175 में से जनता ने 133 सीटें दी थी विधानसभा चुनाव में। यानी कि जनता ने बीजेपी के खिलाफ उनको मैंडेट दिया था। लेकिन आज वो मोदी जी की सरकार बनाने के लिए एनडीए में शामिल हो रहे हैं। लिहाजा जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया है, उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। उनके जो कटआउट लगे थे उनको तोड़ना फोड़ना, उन पर मारना, आग लगाना शुरू कर दिए। यानी कि जनता उनके इस फैसले के खिलाफ है। अब चंद्रबाबू नायडू ने सेफ गेम खेला है, किस तरह से इस एनडीए गठबंधन से बाहर आया जाए। तो उन्होंने कहा है कि हम बाहर से समर्थन देंगे, मतलब ये कि जब दिल चाहेगा हम समर्थन खत्म कर देंगे, हम बाहर से समर्थन देंगे सरकार बनाने, हम आपके एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी यानी कि टीडीपी स्पीकर का पद मांग रही है, डिफेंस का पद मांग रही है, होम मिनिस्ट्री मांग रही है और इन पर कहीं बात बनती नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ बिहार में भी नीतीश का विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि इंडिया अलायंस ने नीतीश को प्रधानमंत्री पद ऑफर किया कि अगर प्रधानमंत्री नीतीश को बनाया जाता है तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार जो है वो समर्थन देने जा रहे हैं इंडिया अलायंस को। इनके साथ जो सांसद हैं उनका कहना ये कि नीतीश को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी दी जाए तो हम फिर एनडीए में शामिल होंगे। दूसरी एक बड़ी खबर यह है कि 8 तारीख को सहमति नहीं बन रही है। कोई भी वजह हो, बहरहाल शपथ अब 8 की जगह 9 तारीख को ली जाएगी, यानी कि एक दिन और बढ़ा दिया गया है। जो खेल मोदी जी और शाह साहब पिछले 10 सालों से खेल रहे थे, बहुमत का हो या सत्ता का हो, जिस तरह से वो सरकार को हाँक रहे थे, ये खेल अब समाप्त होता नजर आ रहा है। क्योंकि अब बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, बीजेपी सरकार बैसाखियों पे खड़ी होगी और अब इस तरह के फैसले लेना शायद अब नामुमकिन हो जाएगा। जिस तरह से अमीरों के 16 लाख करोड़ रुपए वापस किए गए, जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया, 3 तलाक का मसला उठाया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई, अयोध्या में बीजेपी हार गई, यानी कि राम मंदिर भी यानी कि धर्म भी कहीं काम नहीं आया। जिस तरह से हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जा रहा था वो इस बार फेल होता नजर आ रहा है। मथुरा, काशी, अयोध्या, वन नेशन वन इलेक्शन, ये तमाम मुद्दे अब धरे के धरे रह गए, क्योंकि जनता कुछ और चाहती है। भी बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि किसी तरह हो सकता है जोड़ गांठ करके ये सरकार बैसाखी पे खड़ी भी हो जाए। सवाल ये है कि चलेगी कितने दिन। जो मुद्दे अब तक बीजेपी भुनाती आई है, क्या ये अब काम आएंगे? क्योंकि 6 महीने के अंदर उनके 2024 में महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, क्योंकि हरियाणा में किसान बेल्ट जो है वो किसान आंदोलन के चलते नाखुश है। आखिर कौन से मुद्दे लेके आएगी भारतीय जनता पार्टी? साथ ही साथ झारखंड में भी चुनाव इसी साल है और झारखंड के मुख्यमंत्री फिलहाल जेल में हैं। अगले साल बिहार में चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। आखिर मुद्दों की कमी है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी राजनीति की किताब बंद करने जा रही है और एक नई राजनीति की शुरुआत देश में होने जा रही है? जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना और उसके चलते सैकड़ों पुराने मंदिरों को तोड़ा गया, पुराने लोगों के मकानों को तोड़ा गया, जो वहाँ पर जमीनें थी किसानों की उनको लिया गया और गुजरात के बड़े बड़े बिल्डरों को फायदा पहुंचाया गया और अयोध्या में भी बीजेपी चुनाव हार गई। सवाल यह है कि जो नारा दिया गया था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो इस बार ये मुद्दा भी शायद काम नहीं आया। इतना बड़ा इवेंट बनाया गया राम मंदिर आंदोलन को, क्योंकि मंदिर बनने से पहले ही मूर्ति की स्थापना की गई। उस वक्त जो देश के बड़े बड़े विद्वान हैं, देश के बड़े बड़े महंत हैं, उन्होंने इससे किनारा कर लिया। तो उन्होंने कहा था कि आपदा आने वाली है, ये अपशगुन होगा, ये सियासत के लिए, ये सत्ता के लिए शायद अच्छा नहीं होगा। शायद राम जी नाराज से उन्होंने लाके बैसाखी पे खड़ा कर दिया है। बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करते हैं, हज पे सब्सिडी देने की बात करते हैं। आखिर एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रहेंगी? बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ है, लेकिन नीतीश बाबू जातीय जनगणना के समर्थक हैं। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये फैसला राज्यों की सहमति के बिना लागू नहीं हो सकता। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पास एक बहुत बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है, इसको किस तरह से साधा जाएगा? क्या चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की किताब पढ़ेंगे? क्या नीतीश कुमार बीजेपी की राजनीति की किताब पढ़ेंगे, या ये अपनी कोई नई किताब, नई इबारत लिखने जा रहे हैं?
अब से पहले 700 से ज्यादा नौकरशाह पीएमओ में बैठे हुए थे और वो सारी मिनिस्ट्री पे नजर रखते थे कहाँ पर क्या काम हो रहा है और किस काम को कैसे किया और कराया जाए। तो अब सवाल ये है कि जो मंत्रालय, जो मिनिस्ट्रीज नीतीश कुमार को या चंद्रबाबू नायडू को या एकनाथ शिंदे को दी जाएंगी, क्या उसमें अब भी पीएमओ को दखल होगा? अगर दखल होगा तो उन्हें देने का क्या मतलब है? वो कहेंगे फिर हम यहाँ पर क्यों बैठे, फिर हमारे समर्थन की यहाँ पर क्या जरूरत है? कि हो सकता है कि 2-3 महीने के अंदर दोबारा, यानी कि मोदी जी सरकार को भंग कर दें और दोबारा से देश में चुनाव हो जाए और बीजेपी कोशिश करे कि इस बार बहुमत की सरकार फिर से बनाई जाए। लेकिन एक और खबर यह है कि जिस तरह से बीजेपी दौड़ दौड़ की राजनीति करती है, अगर बीजेपी को इन लोगों ने समर्थन दिया, हो सकता है एक एक दो करके ईडी और जिस तरह सारे संसाधनों का बीजेपी इस्तेमाल करके लोगों को अपने पास ले आती है, हो सकता है इनमें से कुछ लोग बीजेपी ज्वाइन कर लें और बीजेपी के पास समर्थन हो जाए और उसके बाद इन दोनों को बाहर का रास्ता प्यार से दिखा दिया जाए। क्योंकि इस वक्त भी एनडीए में 20 पार्टियां शामिल हैं जिन्होंने अपना शपथ पत्र मोदी जी को सौंप दिया है। 8 तारीख की जगह अब 9 तारीख को मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन ये 20 पार्टियां जो सारे पद ले लेंगी, सारे मलाई मार लेंगी, तो फिर मोदी जी के पास आखिर बचेगा क्या? सरकार चलेगी कैसे? सिर्फ अभी 2 दिन बाकी हैं, कल का और परसों का। देखना ये कि चंद्रबाबू नायडू किस तरफ जाते हैं, नीतीश बाबू किस तरफ बैठते हैं, क्या ये सरकार बनेगी या नहीं, या देश फिर से चुनाव की तरफ जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस जानकारी को दूसरों में भी शेयर